भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे। सभी को नमस्ते। ओम। ओम चलिए, सभी को प्रणाम। सर, आज हमारा आयुर्वेद का लास्ट लेक्चर है। बहुत छोटा टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। लास्ट में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कुछ। तो अभी तक जो भी पढ़ा उसमें कोई पूछना है किसी को? क्लियर है कल का लेक्चर या फिर पीछे का भी कुछ भी हो? ऑल ओके? हाँ सर, ओके। जोशी नहीं दिख रहा? आपकी आवाज ज्यादा स्लो आ रही है, थोड़ा तेज करिए। अच्छा। अब जा रही है आवाज? यस सर, अब सही आ रही है। फैन ही बंद कर दिया आप। अभी नहीं लगेगी सर आपको? कोई बात नहीं, आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई कष्ट कंफ्यूजन नहीं है तो फिर ठीक है। तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी रह गया है। और देख लेते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ हो लास्ट में, लेकिन हम लोग क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा नहीं। चलो, ओके। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि पंचकर्म क्या होता है? सर पूरा तो नहीं पता, वमन विरेचन ऐसे कुछ होता है ना उसमें। पांच कर्म होते हैं ना, पंचकर्म में पांच कर्म। नस्य नस्य अभ्यंग। अरे अरे सर स्वेदन पांच होता है शायद। वमन विरेचन नश्य रक्तमोक्षण, ये क्या है? स्वेदन होता है। सोचो सोचो, घोड़े दौड़ाओ। शिरोधार। अभ्यंग भी तो। सर पंचक्रम में मिट्टी और इनसे जो चिकित्सा होती है नेचुरोपैथी में, उसमें से कहा जाता है। सर बस्ती 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 भी होती है। अब तक तो गूगल सर्च कर लेते हैं पंचकर्म में क्या क्या आता है। वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षण। चार ही हुए। शिरोधारा। वमन विरेचन बस्ती नस्य भी तो होता है। सर पंचक्रम में ये क्या कहते हैं, अभ्यंग, मिट्टी चिकित्सा और ये सब आता है सर। नेचुरोपैथी में और पंचकर्म में क्या डिफरेंस है फिर? तो नेचुरोपैथी में वो मिट्टी वगैरह सब होता है। हाँ, तो पंचकर्म में पंचकर्म में औषधि का यूज करते हैं। सर पंचकर्म में वमन, बस्ती, नस्य, स्नेहन और स्वेदक आते हैं। फिर भी अभी तक परफेक्ट आंसर नहीं आया किसी का। नहीं सर, वमन विरेचन बस्ती नस्य और रक्त मोक्षण। गूगल सर्च किया है ना? नहीं सर, याद कर करके बताया। चलिए ठीक है, हम आज वो भी पढ़ेंगे। कल मैं ये डिस्कस कर रहा था द्रव्यों में पाए जाने वाले गुण, ठीक है। इससे पहले जो हमने देखा, क्या देखा?
पथ्य आहार अपथ्य आहार, किसके साथ विरुद्ध आहार नहीं लेना है ना, वो सारे चीज। फिर ऋतुचर्या देखा ना, रात्रिचर्या देखा, दिनचर्या देखा। ठीक है, तो इस सब ये क्लियर है पूरी तरह, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा उससे। स्वस्थ वित्त से क्वेश्चन तो 110% है, पूछेगा ही पूछेगा। एक याद करना अच्छे से, और इसी में से रहेगा जो भी नोट्स में है, उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। अब हम देखते हैं, जो हमने 20 जो गुण हमने आपको बताया था, वही यहाँ पे वो रिपीट हो रहा है, वही चीजें। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि त्रिदोष में कौन कौन सा दोष बढ़ता है इस गुण में। अब जैसे वात दोष कब बढ़ेगा, ये जो अपर एरो है ना, मतलब वृद्धि से है। ये जो अपर एरो होता है मतलब वृद्धि, और डाउनवर्ड एरो क्षय होता है। तो वात किस में बढ़ेगा, अगर आप ऊपर का याद कर लेते हैं, ठीक है, तो नीचे का रिवर्स हो जाएगा। मतलब 10 जो हमने आपको जो गुण बताए थे, किसी को याद है? किसी को याद है बताओ, मैं इसको हटा दूं। अब बताओ, एनीवन? सर नहीं याद? गुरु होता है, और जिसका लघु मंद होता है, जिसका तीक्ष्ण सिग्न मतलब स्टिग्न यानी चिप ऑयली होता है उसका ड्राई, कोल्ड होता है उसका हॉट, गमी होता है उसका रफ, और सॉलिड का लिक्विड, सॉफ्ट का हार्ड हो जाएगा, और स्टेबल का चलायमान हो जाएगा, और एक विशद होता है जो चिपचिपाहट का अभाव होता है, और ये उसका उल्टा चिपचिपा। चिपचिपा विशद। हाँ सर, विशद। ठीक, ऐसे देखो याद करो, आसान है। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है। आपको लगता है कि 20 कैसे याद करेंगे, बहुत हार्ड, इजी है। एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो वात में किसकी वृद्धि होती है, जैसे रुक्ष गुण वाले जो औषधि होंगे, जो द्रव्य में गुण होगा, वो बढ़ाएगा, वात बढ़ जाएगा। रुक्ष वाले शीत में, लघु में, सूक्ष्म में, चल, विशद, खर, ये जो गुण वाले द्रव्य होंगे, है ना, ऐसे औषधि में जो द्रव्य पाया जाता है, जो गुण पाया जाता है, ये सारे, उसमें क्या होगा, वात बढ़ जाएगा। और वात किस में घट जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स। तो वात क्लियर। अब पित्त पे देखो, पित्त में क्या होता है, स्नेह, उष्ण। कुछ कुछ तो आपको याद हो जाएगा, जैसे उष्ण है, तीक्ष्ण है, सर, कटु, ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। कुछ ही ऐसे जो हटकर है, उसको आपको याद करना है। और ये खर लिख रखा है लास्ट में वात में, उसका उल्टा क्या है? कहाँ? खर है ना, श्लक्ष। हाँ, खर मतलब खुरदुरापन, ड्राई। श्लक्ष मतलब बताओ, श्लक्ष मतलब क्या होता है? गमी। ठीक है। इसके बाद जैसे दूध हो गया, वो क्या होता है, वो श्लक्ष्ण होता है, थोड़ा सा गमी होता है। इसमें वात और अग्नि का क्षय होता है, और श्लक्ष्ण में क्या होता है, पित्त और कफ का वृद्धि होता है। ठीक है, पित्त और कफ का वृद्धि, तो वात का कम, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। इससे पहले भी एक टेबल आपको मैंने दिखाया होगा, उसमें है, पीछे है कि आगे है, हाँ ये यहाँ पे है, ठीक है। पित्त का समझ लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। कफ का देखो, जो भारी है, शीत है, मृदु होगा, स्निग्ध होगा, मधुर, स्थिर, पिच्छल, ये सब कफ को बढ़ाएगा। और इसका रिवर्स, लघु, उष्ण, कठिन, मृदु नहीं, कठिन है क्या, कठिन कैसे होगा, कठिन, हाँ, मृदु का रिवर्स होता है कठिन। इसका रुक्ष, कटु, चल और विशद, ये क्या होगा, कफ को घटाएगा। ठीक है, कठिन में वो होता है ना, जैसे कि ये सिंघारा, ये सब चीजें होती है एग्जाम्पल। तो वात, पित्त, कफ का समझ लिया। अब देखो शरीर में, तो विशद का मीनिंग क्या है सर? विशद और कुछ? अरे अभी तो बताया था, विशद मतलब अचिपचिपाहट,
पिछल मतलब चिपचिपापन, है ना। कफ में क्या होता है, चिपचिपापन रहता है। ओके सर। चल मतलब चलायमान, मूवेबल, स्थिर हो गया। कफ क्या स्थिर होता है। चलिए अब ये आप लोग याद करोगे कौन सा, ये टेबल। अब देखो इस टेबल को समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। क्या आ जाता है यहाँ। चलो, गुरु जो गुण है उसमें क्या होगा, कफ की वृद्धि होती है। वैसे ही घुमा फिरा के वही चीज रिपीट हो रहा है ना। तो एक बार अगर आप एक चीजें माइंड में बैठा लिए, ठीक है, वो हर जगह काम आएगा। स्टार्टिंग से गुरु ये गुण है, इसमें क्या होगा, कफ की वृद्धि होगी। पेन कहाँ गया, कफ की वृद्धि होगी। और जो बच गया, देखो जो बच गया उसका क्षय होगा। वात, पित्त, अग्नि, इसका क्या होगा, क्षय। इसमें अग्नि एक एडिशन है, याद रखिए। ठीक है, पित्त के साथ क्या है, अग्नि भी ऐड है। उदाहरण दिया है, उदाहरण ना भी याद करो तो चलेगा, उदाहरण नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखना, वृद्धि और क्षय गुण के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल नहीं पूछता है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और लघु, इसका रिवर्स जस्ट उल्टा हो जाएगा। कफ है तो क्या हो जाएगा, वात पित्त कफ अग्नि में बढ़ जाएगा। देखो क्रॉस मैंने समझाने का प्रयास किया है। और कफ का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। मंद, कफ की वृद्धि होगी तो जो बच गया क्षय होगा। और इसी के जस्ट उल्टा तीक्ष्ण में, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक साथ आ रहे हैं, उल्टा हो रहा है, रिवर्स है गुण। गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, ठीक है, इसके गुण भी क्या होगा, रिवर्स हो रहा है। चलिए ऐसे ही बाकी का भी। स्निग्ध, रुक्ष, किसी किसी का एक दो का अलग है, बाकी देख लो। स्निग्ध में पित्त कफ, तो यहां देखो क्रॉस, ये देखो क्रॉस। और वात और अग्नि का क्षय होता है तो रुक्ष में क्या होगा, वृद्धि होगा। वैसे ही शीत में वात कफ और पित्त और अग्नि, शीत और उष्ण, ठीक है। इसके बाद श्लक्ष्ण और खर, ये देखो, ठीक है, क्लियर है। सांद्र, इसमें बस डिफरेंस है, इसलिए मैंने ग्रीन करके साइड में रखा था, ये एक्सेप्शनल है। सांद्र में कफ की वृद्धि होगी, वात पित्त और अग्नि का क्षय होगा। यहां पे बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, द्रव्य है। पित्त और कफ का वृद्धि होगा तो वात और अग्नि का क्षय। दोनों में ही अग्नि का क्षय हो रहा है, कॉमन क्या है, अग्नि का क्षय हो रहा है सांद्र और द्रव्य में, ठीक है। ऑब्वियसली भाई आप कोई सांद्र हो या द्रव्य हो, जैसे आप एग्जाम्पल पानी से ले लो, अग्नि पे पानी दो क्या होगा, क्षय होगा, अग्नि बुझ जाएगी। इसीलिए इस तरह से लॉजिक लगा के आप याद करना। इसके बाद इसमें भी बस डिफरेंस है, मृदु और कठिन में वात और कफ का पित्त और कफ का वृद्धि होता है तो जो बच गया, इसमें 4 पैरामीटर्स हैं, आप याद रखना। पित्त, कफ और वात और अग्नि, 4 पैरामीटर्स में ही ये पूरा खेल हो रहा है। और कठिन में क्या होगा, वात और कफ का वृद्धि होता है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या हो गया, ये अग्नि दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखो दोनों में ही अग्नि का क्षय हो रहा है। ये अगर सिर्फ ध्यान क्या रखोगे, 11th 12th और 13th 14th, सांद्र द्रव्य और मृदु कठिन में दोनों में ही अग्नि का क्षय हो रहा है, बाकी सारा चीज कम। क्लियर। अब देखो सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म में क्या है, वात पित्त और अग्नि का वृद्धि हो रहा है, जो बच गया कफ उसका क्षय हो रहा है ना। और इसमें आप ये वाले क्रॉस याद रखना, सूक्ष्म और स्थूल। तो कफ स्थूल में क्या होगा, वृद्धि होगा, बाकी जो बच गया उसका क्षय होगा। स्थिर, कफ हो गया वात पित्त और अग्नि का क्षय, कफ का वृद्धि स्थिर में। तो चल मतलब सर या फिर चल, क्या होगा, जस्ट रिवर्स। वैसे ही 19 और 20, विशद और पिक्चल, वात पित्त और अग्नि का वृद्धि, कफ का क्षय, जो बच गया
और कफ का वृद्धि पिक्चल में जो बच गया वात पित्त अग्नि। ये चार्ट क्लियर है, बहुत आसान है, एक बार गौर से देखना आप लोग, एक भी याद हो गया तो दूसरा याद हो जाएगा, बस सेम है। 4 पैरामीटर्स याद रखना, वात पित्त अग्नि कफ, इसी में ये सारा चीज खेल होगा। ये चार्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, प्रज्ञा मतलब क्या होता है बताओ कोई व्यक्ति? प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? बुद्धि जो पंचेंद्रियों के आगे देख सके, पंचेंद्रियों का ज्ञान है उससे आगे देख सके वो बुद्धि। ठीक है, देखो रोगों का कारण क्या होता है? जो जब किसी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है ना, बुद्धि भ्रमित हो गया, सही गलत का फैसला नहीं कर पाना, ठीक है, उसी की वजह से तो सारा कारण, मेन रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है बीमार, वही भाई बुद्धि भ्रष्ट हुई तभी तो हम गलत काम किए, गलत तरीका आचरण किया, गलत तरीका आहार लिया, गलत तरीके का व्यवहार किया, है ना, गलत सोचा हमने, क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसी को हम कहते हैं प्रज्ञा अपराध। ठीक है, जब बुद्धि भ्रमित हो जाए और तब जाके अशुभ कार्य करे, कोई भी गलत काम करे, इससे वजह से क्या होगा, शारीरिक मानसिक दोष प्रकोपित होता है। हमारे जो भी साइकोसोमैटिक या सोमेटोसाइकिक डिजीज होते हैं इसी की वजह से होता है ना। इसीलिए तो एजुकेशन क्यों कहते हैं कि बहुत जरूरी है ना, नॉलेज बहुत जरूरी है। बुद्धि आपकी अच्छी होती है नॉलेज से, सही गलत को हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कुल मिलाकर, ये श्लोक में है, चरक संहिता का लिखा हुआ है, बुक में है, 1/102 है इसका रेफरेंस। घी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्मयत कुरुत अशुभम प्रज्ञाप्रादम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपनम। घी मतलब क्या होता है? आप लोग खाते हो ना घी, रोटी पे लगा के सब खाते हैं, वही घी है ना कि धी। सर तो क्या उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है? धी मतलब होता है बुद्धि, और धृति, एक एक वर्ड समझना आप लोग। धी मतलब बुद्धि, धृति मतलब धैर्य, स्मृति मतलब मेमोरी जिससे है ना, स्मृति स्मरण शक्ति। विभ्रष्ट भ्रमित हो जाने से, कर्मयत कुरुत अशुभम, और अशुभ कार्य जो है करते हैं, तब जाके प्रज्ञाप्राधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकृत। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रज्ञाप्राध कहते हैं। और शारीरिक और मानसिक दोष, सर्व दोष का प्रकोप होता है शरीर में। ठीक है, यही चीज यहाँ पे है लिखा हुआ, इसको आप लोग देख लेना। तो प्रज्ञाप्राध समझ गए। और दोष की प्रकृति हमने बताया था, बताओ ये किसके अनुसार हमने देखा था दोष की प्रकृति? शास्त्र का याद है? भूल गए? नाक ना लगाओ। चरक के अनुसार आचार्य चरक के अनुसार 7 प्रकृतियां, भूल गए? वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ, कुछ याद आया? द्विज प्रकृति मैंने बताया था, द्विज, वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त, और एक हमने बताया था सन्निपातस प्रकृति, रिमेम्बर, जो योगियों के प्रकृति कहे जाते हैं, वात पित्त कफ एक साथ एक समान रूप में रहता है। ठीक है, तो ये योगियों के प्रकृति कहलाता है। कुछ याद आया आप लोगों को? 7 प्रकृति चरक के अनुसार बताया था हमने। यस सर। गुड, एनर्जी ना दिख रही है, उदास हो क्या आप लोग? आज लास्ट लेक्चर है। नो। चलिए कोई बात नहीं, हम इतना जल्दी आप लोग आप पीछा नहीं छोड़ेंगे। सर अब इसके आप बाद कौन सा लेने वाले हैं आगे? आप क्लास के अंत में बताएंगे।
ठीक अभी है 3-4 सब्जेक्ट और पढ़ाएंगे सर। अभी ये पढ़ लो। सत्व अथवा लास्ट में बताऊंगा, सरप्राइज है आप लोग के, सरप्राइज गिफ्ट। सत्व अथवा मानस प्रकृति, टोटल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से। सत्व अथवा मानस प्रकृति टोटल 16 प्रकार बताया गया है आयुर्वेद में। सात्विक है 7, राजसिक है 6 और तामसिक है 3 प्रकार। अब कौन कौन सा सात्विक है तो ये आप लोग याद कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा हुआ है ये, मानस प्रकृति 16 प्रकार। अब देखो कौन कौन सा आता है। सात्विक में आता है ब्रह्म, आर्स, महेंद्र, महेंद्र को यहाँ पे इंद्र से समझते हैं, याम्य, वारुण, वारुण मतलब जल देवता होता है, कुबेर, गांधर्व। ये 7 जो होते हैं ना, ये जो 7 प्रकृतियां बताई हैं सात्विक प्रकृति के कहे जाते हैं। ब्रह्म, आर्स, महेंद्र, इंद्र, याम्य, वारुण, कुबेर, गांधर्व, ये याद हो जानी चाहिए आपको, सातों सात्विक प्रकृति। इसके बाद राजसिक का आता है। राजसिक में आता है 6 प्रकार। कौन कौन से? जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, पैशाच पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद सार्प होता है, प्रेत होता है, शाकुन होता है। शाकुन यहाँ डाकुन से भी समझते हैं लोग ना, शाकुन। इसके बाद तामसिक प्रवृत्ति 3 बताया गया है। पाशव, पाशव यहाँ ना मतलब पशु से है, पशु के जैसा व्यवहार करना। मात्स्य, वानस्पत्य, ये 3 जो है तामसिक प्रवृत्ति के कहे जाते हैं, ठीक है। और भी कुछ इसमें मैं देख लेता हूं, और भी क्या है कुछ बताने को। वैसे इससे ज्यादा कुछ ये इससे ज्यादा डीप जो है नहीं पूछेगा इसके अंदर से, ये मैक्स टू मैक्स है। ये प्रकृति आप जो है मानस 16 जो है आप याद कर लेंगे, वो जरूरी है। किसमें कौन कौन सा है? सात्विक में फोर्थ कौन सा है? सात्विक में 4th है याम्य, याम्य है ना, उसको हम कहते हैं सात्विक, ठीक है। इसके बाद आता है, और भी इसमें कुछ समझना है पूछना, नहीं तो फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब आता है देखो पंचकर्म, अब आएगा ये, अब समझो इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है पंचकर्म का। देखो नाम से स्पष्ट है, ठीक है। पंचकर्म मतलब क्या होता है? 5 ऐसे कर्म, जैसे षटकर्म होता है ना 6 कर्म, उसमें से उसी से रिलेटेड ये भी है। लेकिन यहाँ क्या आपको अंतर मिलेगा कि भैया आप अगर पंचकर्म का ट्रीटमेंट देंगे, उससे पहले आपको कुछ चीजें हैं जो करनी है। आप कुंजल क्रिया करते हो ना? कैसे करते हो? खाना खा के करते हो? नहीं ना, खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट करते हैं, ठीक है। या फिर जल नीति या रबर नीति या सूत्र नीति का जब अभ्यास करते हैं तो क्या करते हैं? रात को, जिनको दिक्कत होती, रात को रोगन तेल, घी, ऑयल इस तरह से आप नाक में डाल लेते हैं, सुबह करते हैं। तो कोई भी सुबह का जो कर्म हम करने जा रहे हैं, उससे पहले की कुछ तैयारी होनी चाहिए। शंख प्रक्षालन आप लोग करते हैं, तो उससे पहले आप क्या करते हो? 1-2 दिन एकदम हल्का खाना खाते हो, सुपाच्य खाना खाते हो, ताकि इजीली स्टूल पास हो, अच्छे से पेट क्लीन हो। खिचड़ी खाते हैं, करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? कर्म के बाद, उसके बाद हम खिचड़ी खाते हैं, उसके बाद भी 3 दिन 4 दिन तक एकदम लाइट खाना खाते हैं। तो हमने कोई भी कर्म किया, उससे पहले उसको हम पूर्व कर्म कहते हैं, उसकी तैयारी। और करने के बाद उसको हम कहते हैं पाश्चात्य कर्म। ऐसा नहीं कि करने के शंख प्रक्षालन कर लिया और फिर हम नमक तेल भुना हुआ मसालेदार सब्जी खा रहे हैं,
फिर कोई मतलब नहीं है, तब तो और ज्यादा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए पंचकर्म में ये चीज बड़ा ध्यान रखना होता है कि उससे पहले की तैयारी होनी चाहिए अच्छे से, और बाद की तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए, उसके बाद क्या करना है। तो पूर्व कर्म, उसमें 2 कर्म बताया है, स्नेहन और स्वेदन। कोई व्यक्ति बताओ स्नेहन क्या होता है? सर स्नेहन बोले तो मालिश करना, स्वेदन बोले तो भाप देना। ठीक है, तो पूर्व कर्म में 2 चीजें हम करते हैं, पहले तो स्नेहन, ठीक है, और दूसरा स्वेदन। तो स्नेहन में हल्की मालिश, ठीक है, और स्वेदन में क्या होता है, भाप के साथ पसीना जो है निकलनी चाहिए, उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा पूर्व कर्म, ठीक है। इसके बाद हम प्रधान कर्म में जाते हैं। स्वेदन क्या हुआ? स्वेद मतलब क्या होता है? स्वेद का मतलब क्या होता है बताओ? पसीना। तो पसीना निकालना चाहिए, है ना। ऐसे कर्म करो जो पसीना आ जाए, स्वेदन उसी को कहते हैं, नाम से स्पष्ट है। तो आप भाप दो उसको, है ना, थोड़ा सा स्टीम दो, ठीक है। मालिश के बाद स्टीम देना चाहिए, तुरंत ठंडे पानी नहीं डालना चाहिए, नहाना तुरंत नहीं चाहिए। तो स्नेहन करने के बाद, हल्की मालिश के बाद उसको क्या करेंगे, स्वेदन देंगे, मतलब भाप से उसको पसीना निकलना चाहिए, भाप देंगे। तो ये हमारा हो गया पूर्व कर्म। अब आता है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में क्या होता है, 5 कर्म बताया है, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण, ठीक है। ये जो है 5 जो है प्रधान कर्म हो गया। अब क्या क्या, किसका क्या क्या रोल है उसको हम समझते हैं कि वमन से क्या होता है, ठीक है। तो वमन से कफ दूर दुष होता है, कफ दोष को हम दूर करते हैं। सठ कर्म में भी होता है, सठ कर्म क्रिया आप लोग करते होंगे, कुंजल क्रिया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर वमन में तो खाना खा लेते हैं तब वोमिटिंग होती है, कुंजल से खाली पेट किया जाता है पानी पी ये के। कैसे काम चलेगा आप तो? कुंजल में ऐसा होता है कि अपने आप हमको उंगलियां नहीं डालना था, जैसे हाथी करता है उसी को कुंजल कहते हैं। और हमारी जो मसल से वो इतना कंट्रोल आ जाता है कि अपने आप हम विदाउट एनी ये हम उल्टी कर सकते हैं कुंजल में। ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो क्या होता है। क्या क्वेश्चन क्या आपने? कुंजल में से हम हाथ ड्रिल करते हैं ना, उंगलियों से प्रेस करते हैं, और वमन तो नेचुरल करे होएगा। देखो क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। सर बोलो कुंजल बोलो। में हम गुनगुना पानी मतलब सेंधा नमक युक्त पानी लेते हैं, और वमन में काढ़ा वगैरह से शायद कराते हैं, कुछ औषधि देते हैं। यस, आयुर्वेद में वमन क्रिया जो होता है वो हम औषधि द्रव्य के साथ उसका वमन कराते हैं। लेकिन कुंजल में क्या होता है, जो आप षटकर्म पढ़ते हैं उसी, देखो ऐसे देखा जाए तो नाम सेम है, कुंजल वमन एक ही चीज है। लेकिन जो हम हठ योग में पढ़ते हैं वो कुंजल वमन क्रिया, उसमें हम क्या होता है, गुनगुना पानी देते हैं नमक के साथ और फिर हम वमन कराते हैं, उल्टी करते हैं। यही डिफरेंस है, कफ दोष दूर दोनों में ही होता है। अब आता है विरेचन। विरेचन में क्या होता है? सर एक क्वेश्चन है, जैसे कुंजल है, एक व्याघ्र क्रिया भी तो है, व्याघ्र क्रिया। व्याघ्र क्रिया जो होता है, अभी जो कह रहे थे ना, वो खाना खा के होता है व्याघ्र क्रिया। अच्छा सर, ठीक है, और ये खाली पेट होता है। व्याघ्र क्रिया में हम खाना खा के करते हैं वमन। खिचड़ी खाते हैं ना उसमें तो शायद नहीं, अगर एक बार एक कंपटीशन था और मैं बहुत जम के कॉलेज में खाना खाया, संडे का दिन था और
बड़ा अच्छा खाना बना हुआ था। वैसे तो बड़ा बिना लहसुन प्याज सात्विक भोजन बनता था हमारे कॉलेज में, हॉस्टल, बट उस दिन क्या था, संडे था और दम भर बहुत पकवान बने थे। हम कहे यार ये मौका ना छोड़ना चाहिए, और हमें पता नहीं था कि ऑडिशन हो रहा है कंपटीशन का, तो हमने दम भर खा लिया, कंठ तक खाया। वैसे खाना नहीं चाहिए, बट क्या होता है ना, उस टाइम पे तो स्टूडेंट होते हैं, खा ले। इसके बाद पता चला कंपटीशन ने सब कहा यार कुंदन तुम अच्छे से कर ले तो तुम दो, ऑडिशन दो। अब तो भाई खाना खा के थोड़ी कब कर सकते हैं आसन, तो हमने उस टाइम पे व्याघ्र क्रिया करी, जो भी खाया बड़ा दुखी मन से हमने सारा निकाल दिया। और वैसे भी ग्रंथ में से हठ प्रतिपिका में भोजनांत विवेक द्वारी कंठ में तो भोजन की बात करने का ही बोला है ना। व्याघ्र क्रिया भोजन की, जब नहीं, जो एक्चुअल वमन में भी अपच भोजन जो होता है ना उसको बाहर निकालते हैं। आपने बिल्ली को देखा है? बिल्ली वो खाना जो कोई बाहर निकाल देता है, खा के और फिर वो बाहर निकाल देता है या देती है जो भी, ठीक है। तो उसको, चलो ठीक है, तो अब हम आते हैं विरेचन पे। विरेचन क्या होता है, तो बता सकता है विरेचन? सर औषधि का प्रयोग करके मतलब गुदा द्वार से बाहर निकालते हैं, ठीक लेकिन है। औषधि का यूज होता है इसमें। इसमें देखो, और एक और चीज आप ना, इसका हाथों की प्रोसेस होता है सफाई। ना, इसमें घी पीना होता है जो आयुर्वेदिक घी होता है, तो एक लिमिट मात्रा में होता है, जैसे पहले दिन 30 ml 60 ml 90 या समथिंग ऐसे करके वो घी पीना होता है। चलो ठीक है। एक और चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो पंचकर्म कराया जाता है, या वमन खासकर, या विरेचन हो या बस्ती हो, स्वस्थ व्यक्ति को कराना चाहिए। नहीं, स्वस्थ व्यक्ति इन सेंस ये कि जो बल थोड़ा सा हो, सहन करने की शक्ति हो। पता चला वमन किया और बेहोश हो गया, बहुत वीकनेस होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्य व्यक्ति को कराना, अयोग्य व्यक्ति, बहुत वृद्ध, दुबला पतला, हार्ट के पेशेंट, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इसके बाद सर्जरी हुआ हो, उस टाइम पे नहीं कराना चाहिए ये चीजें, ठीक है। ये चीज जिसका का बीपी ध्यान हाई रखना, होता है उसको भी नहीं कराना चाहिए। उनको भी नहीं कराना चाहिए, उनको भी नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। योग्य व्यक्ति वही है जो शरीर से अच्छे से तंदुरुस्त हो, ठीक है, धैर्यशाली हो, उनको कराना है। वैसे ही विरेचन के लिए भी अप्लाई होता है। विरेचन क्रिया क्या होता है, ये आंतों की सफाई है। बहुत अच्छा बोला कि क्लींजिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो भी मल जो हमारे आंतों में चिपका हुआ रहता है, वो गुदा द्वार से औषधि के प्रयोग से बाहर निकाला जाता है। औषधि भी इनको पिलाया जाता है, औषधि वाले द्रव्य पिलाया जाता है, और जैसे शंख प्रक्षालन होता है उसी के जैसा ये क्रिया है, ठीक है। विरेचन, लघु शंख प्रक्षालन कर लो या शंख प्रक्षालन कर लो, इससे पित्त दोष दूर होता है। ये चीजें आप जरूर याद रखना। कौन से दोष दूर होता है? वमन से कौन सा दोष दूर होता है? कफ दोष। विरेचन से पित्त दोष, ठीक है। वस्ती, अब वस्ती के बारे में जानते हैं। विरेचन समझ में आ गया ना, बहुत ज्यादा वो नहीं है। वस्ती क्या होता है बताओ कोई व्यक्ति? वस्ती औषधि द्रव्य का एनिमा दिया जाता है गुदा द्वार से। एनीमा नाम सुना है ना? इसमें विरेचन में क्या था, हमने मुख से लिया था औषधि। सर विरेचन को एक बार और बताइए तो सर, ये बस्ती के जैसे है क्या सर? सेम नहीं, अलग है। देखो, विरेचन में हमने मुख से पानी औषधि द्रव्य लिया था, ठीक है। वस्ती में क्या है कि वो हम मल गुदा द्वार से प्रविष्ट कराते हैं, जस्ट लाइक एनीमा, ठीक है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, अनुवासन वस्ती, ये जो मतलब, और दूसरा होता है निरूह वस्ती। दो प्रकार के होते हैं वस्ती, एक अनुवासन वस्ती, इतना डीप नहीं पूछेगा लेकिन चलो आपको मैं सिर्फ टाइप्स बता देता हूं, और दूसरा होता है निरूह वस्ती, ठीक है। और इसमें बस सेम होता है करीब करीब दोनों ही, और इसको निरूह को ही अस्थापन वस्ती भी कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है कि जैसे कि इसमें भी मल गुदा द्वार से ही प्रविष्ट कराते हैं, औषधि को प्रविष्ट कराते हैं,
इसमें जैसे घी, तेल, स्नेह युक्त या फिर क्वाथ का भी हम यूज करते हैं, ठीक है, बस्ती में। और फिर जब प्रेशर बनता है इंटेस्टाइन पे, मल गुदा द्वार पे, तब जाके मल जो भी चिपका हुआ है, जस्ट लाइक एनीमा समझिए आप, ठीक है, ये है। चलो, तो ये अभी हमने वस्ती देखा, ठीक है। वस्ती जस्ट लाइक एनीमा से याद रखना। और ये कौन सा दोष दूर होता है? वात दोष दूर होता है, ठीक है। तो वमन का हो गया कफ, विरेचन का पित्त और वस्ती का वात। अब आता है नस्य। नस्य में जैसे अनु तेल हो गया या कोई भी घी या रोगन तेल को हम नाकों में, ठीक है, नाक के माध्यम से कर्षण करते हैं, नाक में डालते हैं। इससे क्या होता है? कफ और मानसिक दोष दूर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और ज्यादा कुछ याद करने को है नहीं नशे में। इसमें बस ये याद रखना, जो भी मेंसेस इस टाइम पे हो फीमेल को, उस टाइम पे नहीं कराना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं कराना चाहिए। और भोजन के तुरंत बाद या फिर कोई भी मदिरापान हो, है ना, सुरापान जिसको कहते हैं, वो नहीं। मैथुन के बाद, इस तरह के बाद, ये सब खासकर पंचकर्म ही देना नहीं चाहिए, वो अयोग्य है। इसके बाद आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण, आपने जोंक को सुना है? जोंक, जोंक वर्ड, लीच लीच बोलते हैं। लीच, हाँ, लीच थेरेपी बोलते हैं इसको, लीच थेरेपी कहते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है, इसमें जो दूषित रक्त होता है, जहां पे जो भी जहां पे जैसे घाव हो या फिर दूषित रक्त हो, वहां पे लीच को रख देते हैं और वहां से सारा जो दूषित रक्त है वो चूस लेता है। आप देखते होंगे जैसे जैसे वो रस चूसता है, उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, बड़ा होते जाता है। ये रक्त मोक्षण, रक्त के माध्यम से इसका कराया। तो ये हमने देख लिया पंचकर्म। इसके बाद पाश्चात्य कर्म होता है, इसके बाद की तैयारी कि कैसा करना चाहिए। तो 3 प्रकार बताए हैं पाश्चात्य कर्म में, ठीक है। क्या क्या लेना है? एक तो होता है कि आहार का ध्यान रखना, इसको संसर्जन कर्म कहते हैं। समन कर्म, इसको हम द्रव्य से समझेंगे कि कौन सा द्रव्य लेना है पाश्चात्य क्रम के बाद, प्रधान क्रम के बाद। और रसायन मतलब औषधि का लेना, कौन से औषधि लेना है वो चीजें, तो रसायन, ये चीजें जो भी पंचकर्म हम करते हैं। तो जैसे कोई भी मेडिसिनल, ये औषधि द्रव्य भी हम देते हैं उनको कि ये भाई आपको ये चीजें ट्रीटमेंट जो है चलेगा इतने दिन तक, और इस तरह के द्रव्य आपको लेने हैं, इस तरह की जड़ी बूटी लेनी है, इस तरह का आहार आपको ग्रहण करना है। तो ये टोटल हो गया पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पाश्चात्य क्रम, ये 3 चीज। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेगा, ये आप याद रखना। और इसमें एक चीज, षटकर्म और पंचकर्म का संबंध एक बार देख लो कैसे होता है। वमन, ये धौती से समझते हैं, ठीक है। धौती का मतलब क्या होता है बताओ? कितने प्रकार के धौती हैं? घृण संहिता में बताओ। 13 प्रकार। धोती का अर्थ है धोना। हाँ, वस्ती, इसमें भी वस्ती है। नस्य, इसमें नेति से समझते हैं। इसमें त्राटक ऐसा कोई चीज है नहीं, है ना, आयुर्वेद में त्राटक, इसलिए इसको ब्लैंक हमने छोड़ा है। नौली क्रिया, इसमें स्नेहन से समझते हैं नौली को। और कपाल भाती, स्वेदन और रक्त मोक्षण, कपाल भाती। तो ये चीजें हैं, और इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, तो याद कर लेना ये सब सारे चीजें, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं।
सर लास्ट का क्या बताया सर? रक्त मोक्षणम, कपाल भाती। हाँ देखो स्वेदन, कपाल भाती जब आप करते हो ना तो कितना पसीना आ जाता है। आप जब आप अच्छे से कपाल भाती करो तो बॉडी में पसीना आ जाएगा, स्वेदन। ठीक है, और रक्त मोक्षण भी समझा है इसमें। ओके, क्लियर है? आगे पढ़ूं? कुछ पूछना है? कोई पूछ रहा था, कोई पूछो। सर एक बार फिर से बताइए, समझ नहीं आया। रक्त मोक्ष मतलब कि जो अशुद्ध रक्त है हमारे शरीर में, ठीक है, उसको बाहर निकालना लीच के माध्यम से, है ना, जोंक के माध्यम। जो लीच होता है उसको लीच थेरेपी भी कहते हैं। तो जो भी अशुद्ध रक्त होता है शरीर में वो क्या करता है, लीच उसको निकाल लेता है, सोख लेता है वहां से, या पी जाता है। इसी को कहते हैं रक्त मोक्ष। ठीक है सर तो शुद्ध रक्त को भी तो पी सकता है ना? उसका खासियत होता है, हाँ पी सकता है, क्यों नहीं पी सकता है। लेकिन जहां पे अशुद्ध रक्त है ना उसको वहीं पे रखते हैं, जहां शुद्ध रक्त है वहां पे नहीं रखते हैं। ठीक है, जहां पे अशुद्ध रक्त होता है वहीं पे हम रखते हैं। ओके, ये होता है रक्त मोक्ष। क्लियर है? आगे बढ़े। सर ये पंचकर्म जो है वो इसका भी किसी विशेष समय में भी करना चाहिए क्या? और मतलब कितने अंतराल के बाद करना चाहिए? और जैसे कि षटकर्म में हम धोती या वस्ती करते हैं, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं जैसे संघ प्रक्षालन में भी जो क्रियाएं होती है, तो ये सब भी एक साथ करना चाहिए क्या? ये सब बता दीजिए। देखो ये जो कर्म होते हैं ना इस तरह के, या षटकर्म में हो या वमन वस्ती, ये सब खाली पेट करना चाहिए। ठीक है, सुबह के समय खाली पेट होना चाहिए। और क्या कह रहे थे, मैं समझा नहीं एक्चुअली क्वेश्चन आपका पूरी तरह से। सर जैसे कि इसमें कुछ आयुर्वेद में काफी ऋतु हैं और समय का काफी ध्यान रखा गया हाँ है, हाँ तो हाँ इसकी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रकृति के अनुसार भी देना चाहिए। कौन सा प्रकृति है? सारे चीजें जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, इसलिए तो काउंसलिंग करते हैं। आप इस सारे प्रकृति को समझते हैं, जानते हैं। मैंने आप लोगों को एक टेबल भी, चार्ट भी बताया था, अपने प्रकृति को पहचानो। वो सारे चीज समझ बूझ के ही तो एडवाइस किया जाता है कि आप पंचकर्म कराओ, नहीं कराओ, अपने पहले ठीक हो जाओ फिर कराना। सबको एडवाइस नहीं किया जाता है पंचकर्म। ठीक है, और ऋतुओं को भी देखकर ध्यान रखा जाएगा ना? हाँ ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर कितने अंतराल के बाद मतलब ये करना चाहिए? जैसे एक बार कर अंतराल लिया तो बाद, हाँ जैसे एक बार कर लिया डिपेंड तो करता है ना। आप देखो वमन, अगर वमन ले रहे हो तो आई थिंक वीक में एक बार ठीक है या 2 बार ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वीकनेस हो जाएगा। वस्ती भी वैसे ही है ना, वीक में एक बार। बाकी नस से कर्म तो आप ले सकते हो रोज, कोई दिक्कत नहीं। स्नेहन तो आप कर सकते हो, स्वेदन कर सकते हो, मालिश, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए। शरीर व मन के दोष। शारीरिक दोष 3 प्रकार के बताया है, वात, पित्त और कफ। और मानसिक संबंधी जो दोष होते हैं वो 2 प्रकार बताया है, रजस और तमस, राजसिक तामसिक। तो क्योंकि सात्विक तो होता ही नहीं, सात्विक तो कोई दोष नहीं। मन संबंधी दोष होता है जो राजसिक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति, वो 2, रजस और तमस। शरीर संबंधी वात, पित्त, कफ। ठीक है, और ये दोनों ही, इसलिए तो कहते हैं ये रजस और तमस दोनों ही सत्व को प्रभावित करता है, दूषित करता है। इसके बाद शरीर के भेद बताया है। ये जो शरीर, हमारा जो शरीर है या फिर जीव जंतु, ये कैसे आया, किस तरह से आया, तो उसी के बताया कि योनि भेद से शरीर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो जरायुज, जरायुज को कहते हैं जो गर्भ से पैदा होता है, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बंदर, मनुष्य। ठीक है, ये सारा ये जो होता है जरायुज होता है, वोम्ब है ना, जहां पे गर्भ के साथ में पैदा होता है ये चीजें, इसलिए इसको जरायुज कहते हैं। अंडज, जो अंडे से पैदा हो, जैसे कि पक्षी, सांप, मछली, ये सारी चीज क्या कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं। इसके बाद स्वेदज, जो पसीना से निकले,
है ना। अब जैसे बाल में जो जू आता है, लीक आता है, च्यूटी भी, कुछ कुछ च्यूटी ऐसे होते हैं जो पसीना से निकलते, तो उसको हम स्वेदज कहते हैं, जो वार्म वेपर या फिर पसीना से निकले। इसलिए तो बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। इसके बाद उद्भिज, जो प्लांट से, अब जैसे कि स्प्राउट्स होता है, निकलता है ना प्लांट से, जैसे निकले, और फिर या तो फिर जमीन फाड़ के निकले, पृथ्वी को फाड़ के निकले, जैसे केचुआ हो गया, ये सारे चीज जो है उद्भिज कहलाते हैं। तो ये 4 होता है, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। ठीक है, एंड क्लियर है, ये समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट द आयुर्वेदा सेशन। आयुर्वेद खत्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी देखेंगे। अभी तक जो भी पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए, समझ में आया है तो भी बता दीजिए। क्लियर है? आयुर्वेद समझ में आया जी सर, आप लोग को? ठीक है। वैसे जब भी आप पढ़ाई करना, अगर कोई भी प्रश्न आए, कोई भी दिक्कत आती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखना, तो आप नहीं समझ अगर पाओ तो मुझे डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, ये चीजें, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी देखता हूँ आप लोग से, कुछ क्वेश्चंस अभी पूछता हूं मैं, और देखते भी हैं। ओके, ऑल क्लियर है? मैं एक और स्लाइड आपको प्रेजेंट करता हूं। कोई तो कह रहा था कि अपने ही यहाँ से कि सर हठ प्रदीप का, हठ योग प्रदीप का पढ़ा दो। कौन कह रहा था? अच्छा, प्रीति जी कह रही थी, चंदन जी, प्रीति जी। चलो, आप लोगों को बधाई हो, ईश्वर ने आपकी सुन ली है। आज ही आपके प्रिय सर राहुल आर्या सर का मैस कॉल आया था, बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा है ओके ठीक है, तो शायद आप लोगों को हमारा, हाँ जी सर टाइम यही रहेगा? टाइम मेरे ठीक पास है तो सर, यही है, टाइम इस तो यही बहाने हमारा खाना जल्दी बन जाता है। थैंक यू सर। है। चलो, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग आंसर करना। ओके, सब लोग टाइप करना, और एक व्यक्ति कोई बताना। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, अष्टांग आयुर्वेद में कौन कौन से अंग हैं? यार मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप तो देख ही नहीं पा रहा हूँ आप लोग। सर सभी ने डी आंसर किया है। सभी ने? अच्छा, कोई एक व्यक्ति मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। सभी ने कौन सा आंसर किया है? डी। डी सर, डी। ये जवाब। अब हम प्रश्न की तरफ। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी वॉइस कट हो रही है। आयुर्वेद का सर आवाज सब लोग पूरी टाइप तरह करो, से स्क्रीन ब्रेक हो दिख रही रहा है। है ना? हाँ यस, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। पूरी तरह से
आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति का रक्षा करना भी। सर डी ऑप्शन है, सभी डी करें। 2 का डी, स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा करना। ठीक है, अब नेक्स्ट, सभी ने आंसर किया है? हाँ सर, सभी ने डी किया है। वात के प्रकार नहीं है। कोई एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके बताइए। सर अग्नि, सी। सी, प्राण अपान समान सारे हैं सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफ दोष के तत्व हैं। कौन सा है? कफ दोष के तत्व हैं, बताइए। बी सर, बी, पृथ्वी और जल। पृथ्वी जल, आकाश वायु पृथ्वी जल, जल अग्नि वायु जल, इसमें ना ये कफ दोष के तत्व है। कौन सा होगा? पृथ्वी और जल। ठीक है, सही आंसर है। इसके बाद 5 नंबर, त्रिदोष वात पित्त कफ असंतुलित कितने प्रकार के रोग होते हैं? असंतुलित से कितने प्रकार के रोग होते हैं? सर डी है ऑप्शन। डी सर, 80-40। कौन सा? डी सर, डी। हाँ डी, पहले वात है ना, तो 80, पित्त 40 और कफ 20। आयुर्वेद ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत, डी। सुश्रुत है सर, आचार्य सुश्रुत। ठीक है, आप लोग 1 मिनट हाँ वेट करना। ठीक है, सही मिलान कीजिए। ऑप्शन सी बी है सर, बी। नहीं, सी होगा सर। ऑप्शन सोचो सी है, सी होगा सर। सी नंबर सर, सी। सी मतलब अ का 3, अ हो गया 3 आकाश शब्द। देखो इसके ना ट्रिक है, 1 मिनट। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप और जल का रस। सर लेफ्ट हो गए थे शायद। ना मैं लेफ्ट नहीं हुआ हूँ, मैं यहीं पे हूँ। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा। ब्लैंक नहीं हो रही सर। ब्लैंक सर। कनेक्ट हुआ हूँ ना, ये वैसे आप लोगों को भी देख ही नहीं रहा हूँ, आप हमें देखो एक्चुअली। ठीक है सर स्क्रीन नहीं 7 नंबर था ना सर, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है बिल्कुल। रुक जाओ, वाला था। ब्लैक दिख। ठीक है रुक जाओ करते हैं कुछ। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, अब जा रहा है, दिख रहा है? जी सर। हाँ जी सर। 7th नंबर सर सी दिया। बताइए, आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श, अग्नि देखो का। इसका ट्रिक समझो, एक ट्रिक है, बाकी तो ठीक है, एक एक करके मिलाना। एक एक करके मिलाओ टाइम जाएगा। टाइम को कैसे बचाओगे एग्जाम में? अब देखो
तीनों में डिफरेंस देखो कि सब में कौन सा है। तो बॉ में देखो कि 1 2 3 4 इस तरह से मेंशन है। तो सबसे पहले आप ना सिर्फ बॉ का मिला लेना, एक मिल गया तो बाकी सही हो जाएगा। जैसे वायु का क्या होता है? वायु स्पर्श स्पर्श होता है। एक मिलाया, बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है, टिक मार दो सी। क्लियर? समझ में आया? अब अगर आप ए पहला मिलाते बैठोगे ना तो देखो 2 मिलाने पड़ जाएंगे आपको, इसमें दोनों में ही 3 है। तो ऐसे खोजना जिसमें चारों ही ऑप्शन में अलग अलग हो। टाइम बचाने की बात कर रहा हूं मैं, कैसे आप टाइम बचाओगे एग्जाम में, वो चीजें। जैसे आप क का भी देख सकते थे, इसमें भी चारों ही अलग अलग हैं। इस दोनों में से कोई भी एक अगर आपने चूज कर लिया, आंख बंद करके टिक मारो। क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो, चलिए इसको बताएंगे शालिनी जी, 8 नंबर। बाकी लोग टाइप कीजिए। ये सब लोग बी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। शालिनी जी, इसलिए तो मैं ऐसे आया हूँ आप लोगों को। बी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, सही जवाब है बी आंसर इसका। सर मेरे को पता है आपने क्यों पूछा, मैंने लास्ट टाइम गलत दिया था इसका जवाब। हाँ, निम्न में से कौन सा पित्त का स्थान है? ठीक है, इसका जवाब देंगे मनीषा जी, 9 नंबर। बताओ। हाँ चलो, सर, बहुत मैंने बढ़िया। ऑप्शन में दिया है सर, नाभि से ऊपर। नाभि से ऊपर? देखो, इसमें तो नाभि के नीचे नहीं होगा, कंठ के ऊपर नहीं होगा, गर्दन नहीं होगा, तो सी आंसर ही होगा। सी आंसर, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात दोष के तत्व है। ठीक है, वात दोष के तत्व है। आंसर कीजिए सभी लोग। सद्भावना जी बताएंगे इसका उत्तर। सब लोग कर रहे हैं डी डी, बहुत बढ़िया। वायु सर और वायु तत्व। तुरंत हाँ, माइक वायु और अनम्यूट आकाश। करना है। कंफ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट, अन्य दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ। योगवाहिता। योगवाहिता। योगवाहिता, गुड। पसीने की उत्पत्ति निम्न में से किसका कार्य है? इसका आंसर बताएंगे साक्षी जी। बताओ। बहुत बढ़िया, गुड। व्यान। साक्षी। व्यान व्यान। इसका रीजन बताओ, इसका रीजन बताओ क्यों? साक्षी जी, इसका रीजन बताओ। सर व्यान शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और पसीना सब जगह आता है। गुड। क्योंकि और जो 3 पार्ट वो अलग अलग स्पेसिफिक जगह पे हैं, और जो व्यान है वो पूरी बॉडी में। हाँ जी। इसके बाद किसके प्रकोप से अग्निमांद होता है? बताओ। ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। चलो, शब्दीकरण, ठीक है, सही। समान कहाँ होता है? पेट में। और अग्निमान कहाँ? पेट में। तो डी इसका आंसर, सही जवाब डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वात का मूल स्थान है। इसका आंसर बताएंगे संतोषी जी। पक्वास है सर, सी नंबर। ड्यूडेनम, जिसको हम ड्यूडेनम भी कहते हैं, पकवास है, सही जवाब। ठीक है। वात कौन सी ऋतु में प्रकोपित होता है? इसका आंसर पहले टाइप कीजिए सभी लोग, सभी लोग टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, सबसे सही आंसर अनीता, प्रतिभा जी, शालिनी जी, बहुत गुड। इसका आंसर बताएंगे मीरा जी। चलो। सर वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होता है। चलो ठीक है। अब आता है, निम्न में से कौन सा वात
प्रकोप के लक्षण नहीं है। इसका आंसर सभी लोग टाइप कीजिए और देंगे प्रियंका जी। सर मृदुता। वात का लक्षण नहीं है ना। अब लक्षण किसके किसके, देखो ये जो 20 गुण हमने बताया था उसी में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। मृदुता वात प्रकोप के लक्षण नहीं है, इससे सारे में वात प्रकोपित होता है और इसमें मृदु होता है, इसलिए वात नहीं है। इसमें कफ कफ जो इसमें होता कफ है रहेगा। इसमें कफ आएगा सर, इसमें कफ होगा ना सर, इसमें कफ होगा। किसमें, निम्न में से कौन सा पित्त का मानसिक कार्य नहीं है, बताइए। सभी लोग टाइप कीजिए। पित्त का मानसिक कार्य नहीं है, आपको याद होना चाहिए ये चीजें। कंफ्यूजन हो रहा है। ए सी, बताओ बताओ। अरे सर बुद्धि मेधा के लिए आपने सर कफ बताया था, पित्त नहीं बताया। हर्ष के लिए भी तो पित्त कहाँ है सर, हर्ष थोड़ी होता है, मेधा से हर्ष होता है ना सर। सबसे डिफरेंस आ गया आंसर। सर आप ही बता दो। आप बता मैं तो दीजिए सर। बताऊंगा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बताऊंगा ही। लॉजिक लगाओ ना, कुछ सोचो। मानसिक कार्य मेधा। नहीं है। मेधा। हर्ष भी नहीं होता, मुझे हर्ष लग रहा है। सर हर्ष आएगा सर इसमें। कौन बोला कौन बोला? मैंने बोला सर मनीषा, मैंने आंसर हर्ष ही किया था। अब देखो, इस कार्य नहीं है, ठीक है, पित्त का। और पित्त का यहाँ पे मेघा भी होता है, हर्ष भी होता है, बट साहस का कहीं जिक्र नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है साहस होगा। जिसने भी बी बोला है वो सही बोला है। समझ सर गए? आपने तो बोला था ना सर, पित्त का साहस कार्य पित्त का ही होता है ना सर। सर पहले भी मेरे दिमाग में भी साहस ही आ रहा था, फिर पता नहीं। कार्य बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब हर्ष होते हैं तो मन से तो ठीक कार्य बोल रहे हैं। देखो ना, कहाँ गया, एक मिनट, मोबाइल ना। सर और कितने क्वेश्चन हैं? साहस तो पित्त में आता है सर। देखो, निम्न में से कौन सा पित्त का मानसिक कार्य नहीं है, ठीक है। देखो मेघा, हर्ष, ये सारे ही पित्त के मानसिक कार्य होते हैं, लेकिन साहस नहीं है, ठीक है। तो आंसर बी ही होगा, ठीक है, याद कर लेना। हम ऐसे समझ सकते हैं ना मेघा सर, जैसे हर्ष हमारे इमोशन से जुड़ा है, जो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन साहस वो मैं मतलब वही लगा मुझे। नहीं सभी मानसिक कार्य ही है ये, बुद्धि हर्ष सभी मानसिक ही है, मेंटली है। मानसिक भी तुम सर उसी हाँ में ये सारे ही पड़ता मेंटल है सर, कंफ्यूज इसलिए हो गए। मेंटल, ये सारे ही मेंटल थे, इसलिए तो मैंने डी लगा दिया। साहस होगा, इसको भी लागू से पहले स्क्रीन वॉइस ब्रेक हो रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर क्वेश्चंस कल ले लीजिए। सर ये लास्ट डी ही आएगा सर इसमें, ये क्योंकि ऊपर का तीनों है इसमें आएगा, तीनों सही है। ऊपर का नहीं है बोल रहा है ना, तो वो डी आएगा। नोट से देख के बता रही हूँ। मैंने तो डी लगाया।
सर ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सब सर आवाज नहीं आ रही है। नो वॉइस सर। बिल्कुल सर आवाज नहीं आ रही। क्लास कल ले लेना। सर काफी टाइम हो गया, क्लास कल ले लेना। सर कहाँ हो आप? लेफ्ट हो गए सर। सर ने लेफ्ट कर लिया।